जी नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा रश्मि और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान वाहिनी पर। मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं उनकी अगली कहानी चोरी। तो ये दो बच्चों के बचपन की कहानी है जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने स्मृति शैली में लिखा है। तो आइए सुनते हैं कहानी चोरी। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछौना, वह नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरौधे जूते पहनकर उस वक्त कितनी खुशी होती थी, अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। गरम पनुए रस में जो मज़ा आता था वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था अब वह अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर जो अब स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, जब मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी तब की बात कर रहे हैं। मुझसे 2 साल जेठ थे, जेठ यानी कि बड़े थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और न गैर हाजिरा का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी न था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुआं खुद रहा था और वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उससे झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियां गोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियां छाट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था। हमसे काम लेता पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते थे। अब वह माली नहीं है, लेकिन बाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो जी चाहता है उन पेड़ों के गले मिलकर रोऊं और कहूँ, प्यारे तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे हृदय में तुम्हारी याद अब तक हरी है, उतनी ही हरी जितनी तुम्हारे पत्ते। निस्वार्थ प्रेम के तुम जीते जागते स्वरूप हो। कभी कभी हफ्तों हम गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी बढ़ी हुई त्योरियां उतर जाती। उतनी ही कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। लेकिन अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। यूँ कहिए कि हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो हम फूले न समाते, और जिस दिन कोई अच्छा बहाना न सूझता मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात जरूर ले जाते। कभी सेर आधा सेर फलियां तोड़ ली तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले ली। उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीज़ों की फसल न होती तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल और चंडूलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या न हो, पर चिड़ियों को जरूर याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे पढ़ा करती थीं। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतिंगे पकड़ लाने की ताकीद करते रहते थे। इन चिड़ियों को पतिंगों से विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतिंगों के ही सिर चली जाती थी। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हलधर ने कोई सफेद सी चीज मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर पूछा, ये रुपया तुम्हें कहाँ मिला? हलधर ने कहा, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लाया। घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं। रुपए पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चाचा जी ने सन बेचा था, उसी के रुपए जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हलधर को पता नहीं कैसे पता चल गया।
जब घर के सब लोग काम धंधों में लग गए तो अपनी चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़कर 1 रुपया निकाल लाया। उस वक्त तक हमने कभी 1 रुपया छुआ तक न था। वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगे दिल में उठी थीं, वे अभी तक याद हैं। हमारे लिए रुपया एक अलभ्य वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिला करते थे। महीने के अंत में चाचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता है, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। रुपए अनगिनती तो थे नहीं, चोरी खुल जाना मानी हुई बात थी, लेकिन चाचा जी के क्रोध का भी मुझे तो नहीं, हलधर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। यूं उनसे ज्यादा सीधा साधा आदमी दुनिया में न था। चाचा ने उनकी रक्षा का भार सिर पर न रख लिया होता तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था, पर जब क्रोध आ जाता तो फिर उन्हें कुछ न सूझता। और तो और चाची भी उनके क्रोध का सामना करते डरती थीं। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर यही निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को जाने न देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर जाएंगे, कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते। थोड़ा सोच विचार करते तो यह निश्चय पलट जाता और वह बीभत्स लीला न होती जो आगे चलकर हुई। पर उस समय हम में शांति से विचार करने की क्षमता ही न थी। अंततः मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है, लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई हमसे न बोला। हमने भी नाश्ता न किया, चबेना भी न लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुशी खुशी मकतब चले जा रहे थे। आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद न होता। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था। जीवन में फिर शायद ही वह अवसर मिले, इसलिए रुपए को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा सेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते, लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज खानी चाहिए जिसमें मजा भी आ जाए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों। आखिर अमरूदों पर हमारी नजर गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए गए। सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हलधर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला, चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे न थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। इस जवाब ने खटकिन का संदेह तो दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए, मगर अब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाएं? 1 रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम न था। पैसों का ढेर कहाँ छिपाता? ना कमर में इतनी जगह थी और न जेब में इतनी गुंजाइश। उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद यह निश्चय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाएं, शेष 3.5 आने की मिठाई उड़े। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुंचे। आज कई दिन के बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई। यह कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था? पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाँछें खिल गईं। महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महीना चढ़ जाने और बार बार तकाजे करने पर कहीं पैसे मिलते थे। अब की इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना कोई अस्वाभाविक बात न थी। हमने अन्य लड़कों की ओर सगर्व नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो, एक तुम हो कि मांगने पर भी पैसे नहीं देते और एक हम हैं कि पेशगी देते हैं। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर में ही छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी। मजे से रेवड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुँचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त ये लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक न सुना सकेगा उसे छुट्टी न मिलेगी।
नतीजा ये हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े, मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतजार न किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाएं और दोनों साथ साथ मेला देखें। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह न आएंगे एक पैसा भी खर्च न करूंगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया, पर हलधर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी न लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियां खाई और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया मकतब होता चलूं, शायद हलधर अभी वहीं हो, मगर वहां सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कहकहा मारा और बोला, बच्चा घर जाओ तो देखो कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चाचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा तान कर घूंसा मारा कि मियाँ हलधर मुंह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वह भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। ये सुनकर मेरी सिट्टी पिट्टी भूल गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीह का सुमिरन किया, क्योंकि अपने हलके में डीह ही की इच्छा सर्वप्रधान होती है। यह सब कुछ किया, लेकिन ज्यों ज्यों घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी। घटाएं उमड़ी आती थी। मालूम होता था आसमान फटकर गिरना ही चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले आते थे। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर उड़ी चली आती थी, लेकिन मैं उस मंद गति से चला जाता था मानो पैरों में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से दो भी गधे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ न हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो? हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती। जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है, और सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। यह तो नहीं कह सकता कि उन्हें क्या शिकायत थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे की गिलास में एक बोतल में से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे। शायद यह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बासने वाली और कड़वी होती थी। यह दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी ना जाने क्यों इस दवा को खूब मजा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंख बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 और रोगी भी जमा हो जाते और घंटों दवा पीते रहते थे। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वह दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अच्छा, अब चोरी की आदत सीख रहा है। बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते हुए डरता था। पिताजी ने फिर जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा, मैंने कहा, और तब तक मुंह से बात
भी न निकलने पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका ये हाल है, तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही न निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंभे से बंधे थे। सारी देह धूल धूसरित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लौटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया है। चाची हलधर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी। बोली, लो वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा, हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हलधर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ बिगड़ ना सकता था, लेकिन मैंने मार कभी न खाई थी। मेरा तो 2 ही 4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चाची मुझसे यह क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया या हलधर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत्य नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा ने कहा, देखा वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी कि बच्चा की ऐसी आदत नहीं। पैसा तो वह हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू बनाने लगे। हलधर ने कहा, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैंने कहा, वहीं तालाब के किनारे तो। हलधर ने कहा, अम्मा ये बिल्कुल झूठ है। चाची ने कहा, झूठ नहीं सच है। झूठा तो तू है और सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया है ना। तेरा बाप नौकरी करता, बाहर से रुपए कमा लाता, 4 जने उसे भला आदमी कहते तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई, तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा था। ये कहते हुए चाची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गईं। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर ना जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषिता का राग खूब अलापा। मेरी सरल हृदया माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध हलधर का है। एक क्षण बाद मैं गुड़ चबेना लिए कोठरी से बाहर निकला। हलधर भी उसी वक्त चिवड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हलधर की दुखमय, पर अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबेना। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।